बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अर्थशास्त्र पेपर 3 का जो खंड 1 है उसके बारे में हम आज बात करेंगे बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स लिया है और उसका पेपर 3 आपका होने वाला है, 3 का खंड आ आप लोगों ने लिया है, तो उसके बारे में बात करें। खंड आ का नाम क्या है? क्वांटिटेटिव मेथड्स। और खंड बा की अगर बात की तो खंड बा के बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे, तो आप परेशान मत होइएगा उसके लिए। खंड आ और खंड बा दोनों के जो मॉडल पेपर होंगे आपके समक्ष देने का पूरा प्रयास रहेगा। तो मैं आप लोगों के समक्ष खंड आ लेकर के आज प्रस्तुत हूँ। हो सकता है कल तक आपका सेकंड वाला भी दे दूँ, तो आप परेशान मत होइएगा उसके लिए। तो इसका नाम है क्वांटिटेटिव मेथड, ओके, और उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, ओके। तो वो हम पढ़ेंगे सेकंड वाले पोर्शन में। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी, तो निश्चित तौर पर आपकी समझ में बातें आ रही होंगी। तो पेपर जब भी आप जैसे जियोग्राफी का होगा उसमें पेपर 3 के 3 खंड हैं, इसी प्रकार से इसमें भी आप देखेंगे तो 3 खंड ही है, ओके। मतलब 2 खंड है, लेकिन पहला है परिमाणात्मक विधि यानी क्वांटिटेटिव मेथड यानी जो आज मैं बताऊंगा। उसके बाद में आपका जो आएगा सेकंड वाला, उसका नाम है आर्थिक विचारों का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, ओके। तो इस प्रकार से हम चर्चा करते रहेंगे और आप लोग पढ़ते रहिएगा आसानी से। चलिए फिर मिलते हैं, जो है मिलेंगे हम जब नेक्स्ट वीडियो जब आएगी, तो उसमें हम चर्चा करते रहेंगे इसके बारे में। जो है अगला वाला पेपर का मतलब कि जो पेपर बा है यानी खंड जो आपका बा है पेपर 3 का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हाँ, आज हम क्या बात बताएंगे, क्वांटिटेटिव मेथड के बनने वाले जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, देखिए भाई, अर्थशास्त्र बी तृतीय वर्ष परिमाणात्मक विधियाँ पेपर 3 का खंड ए यानी कि चाहे ये आपको पेपर देना चाहे वो देना, दोनों में से केवल एक ही देना, ये बात ध्यान रखेंगे। जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा वही आपको देना होगा, सिंपल और सरल चीज़ें। तो ये क्वांटिटेटिव मेथड्स वाला जो पेपर है इसके बारे में बताएंगे हम। आइए देखते हैं आपके जो पेपर जो देने जाएंगे तो उसमें आपको 3 खंडों में पेपर बटा हुआ मिलेगा, खंड आ, बा और सा। आ से इति लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय, सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 दिए होंगे, 2 करने होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 10 होंगे, लेकिन 5 ही करने होंगे क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में अथवा करके दिया होता है। और वहीं 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय में दिए जाएंगे, 10 के 10 आपको करने होंगे। देखिए सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं अति लघु उत्तरीय वालों के। खंड आ के यानी 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है और 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, ओके। चलिए पहला प्रश्न आपके समक्ष, समअंकों का संकलन क्या होता है? सम अंकों का संकलन क्या होता है? सम अंक यानी कि एक जैसे ही जो अंक होंगे उन्हीं को तो सम अंक बोला जाएगा। तो आपसे भी पूछा रहा है कि समअंकों का संकलन क्या है? तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो है समअंकों के संकलन का तात्पर्य अनुसंधान के अंतर्गत, किसके अंतर्गत भाई? अनुसंधान के अंतर्गत आने वाली इकाइयों से संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा करना या एकत्र करना होता है। क्या मतलब? समअंकों के संकलन का मतलब अनुसंधान के अंतर्गत आने वाली इकाइयों से संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा करने से या एकत्र करने से होता है। और ये सूचनाएं सांख्यिकीय अनुसंधान की प्रकृति यानी नेचर, उद्देश्य उसका यानी नियम, इन सभी के अनुसार एकत्रित की जाती हैं, ओके। और अनुसंधान के लिए आंकड़े जो होते हैं ये मूल रूप से आधार होते हैं, और इसकी सफलता और असफलता जो होती है पूरी तरीके से आंकड़ों पर ही निर्भर करती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये आंकड़े जो होते हैं, आंकड़ों या समअंकों का संकलन करते समय अत्यंत सावधानी, सतर्कता, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ और निष्पक्षता के साथ, धैर्य के साथ, इन तमाम सारी चीज़ें जब किसी व्यक्ति के दिमाग में चलेंगी तभी जो है आप क्या कर पाएंगे? समअंकों का संकलन कर पाएंगे। एक व्यक्ति हैं, एक अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है बाउले। और वो बाउले नामक जो अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं इस बात को लेकर के समअंकों के बारे में कि समअंकों के संग्रहण में सामान्य विवेक प्रमुख आवश्यकता है और अनुभव मुख्य शिक्षक है। क्या कहा? कहा कि समअंकों के संग्रहण में, समअंकों यानी समअंक को अगर एकत्र करना है, उसको संकलन करना है समअंकों का, तो उसमें सबसे पहली बात आपके पास सामान्य विवेक की परम आवश्यकता होती है। जो है आपके पास विवेक होना चाहिए, ओके। दूसरी बात अनुभव मुख्य शिक्षक है, यानी कि अनुभव भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है इसको कर पाएंगे। अनुभव और विवेक के बिना आप ये नहीं कर पाएंगे। जब आपके पास अनुभव और विवेक होगा तभी आप दृढ़ता के साथ, सतर्कता के साथ, निष्पक्षता के साथ और धैर्य के साथ काम कर पाएंगे। तो यही बात बाउले महोदय समझाना चाह रहे हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया समअंकों का संकलन क्या है, ओके। आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भूइष्ठक या फिर बहुलक किसे कहते हैं? बताने का प्रयास करेंगे।
तो भाई बहुलक क्या होता है? बहुलक जो होता है आप लिखेंगे कि बहुलक श्रेणी का वह मूल्य होता है जिसकी बारंबारता क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। जिसकी बारंबारता यानी कि जो सबसे अधिक बार आता है किसी श्रेणी में, किसी संख्या में, वही उस श्रेणी का बहुलक होता है। जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा 1 2 3 4 3 5 3 6 3। यहाँ पर देखिएगा 3 शब्द जो है 1 बार, 2 बार और 3 बार और एक 4 बार। 4 बार आपका 3 आया है। तो 3 जो है वो 4 बार है, तो इसीलिए श्रेणी का दी गई श्रेणी का जो बहुलक होगा वो 3 होगा। इसका सॉरी कितना होगा? 3, यानी 3 जो है 4 बार आया, तो इसका श्रेणी का बहुलक कौन है? 3 ही है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यही होता है आपका बहुलक। तो बहुलक श्रेणी का वह मूल्य होता है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है, यानी कि सबसे अधिक होती है। इसी बात को लेकर के मेरी इस बात को पुष्टि करते हुए एक व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, एक है कीपिंग और एक है केनी। तो केनी और कीपिंग दोनों मिलकर के एक परिभाषा देते हैं कि सांख्यिकी बहुलक की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि सांख्यिकी में बहुलक उस मान को कहते हैं जो समंक माला में सबसे अधिक बार आता है। समंक माला समझ रहे हैं? यानी समंकों का संकलन जो होता है उसी को समंक माला बोलते हैं। यानी एक समान जब हम किसी श्रेणी को सजाते हैं, किसी समंक वाले चीज़ों को रखते हैं, तो उसमें जो अंक सबसे अधिक बार आता है उसी अंक को हम बहुलक कहते हैं। तो समंक आपके समझ में आ गया। अच्छा, आपसे पूछे कि द्वितीयक समंक किसे कहते हैं? तो द्वितीयक समंक उसे कहते हैं यानी कि ऐसे समंक जो पहले संकलित किए जा चुके हैं लेकिन उन्हें दोबारा अनुसंधानकर्ता अपने उपयोग में लाता है, उसे हम द्वितीयक समंक बोलते हैं। ओके, मान लेते हैं आप एक पैकेट पार्ले बिस्कुट लाओ और एक बार में 4 बिस्कुट खा लो 5 वाले में से, और 4 बचा, 4 बाद में खाने के लिए रख दो। तो वो क्या होगा? द्वितीयक समंक आपका होगा, दोबारा फिर आपने उसका उपयोग किया। तो इसी प्रकार से जो अनुसंधान करता होता है वो अपने उपयोग में दोबारा से उस समंकों को लाता है, जो जिन अंकों को लाता है उस प्रकार के अंकों को हम द्वितीयक समंक बोलते हैं। ओके, उनको सजाता है उसी श्रेणी में। तो ये चीज़ हो गई। आगे देखते हैं। अगर आपसे यहीं पर पूछे कि माध्यिका या जो है माध्यिका क्या है, अभी यहाँ पर जो है मैंने प्रश्न रखा तो उसको हम समझेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपसे प्रश्न तीसरा क्या पूछा गया? सारणियन की परिभाषा दीजिए। सारणियन क्या है इसको समझ लेते थोड़ा सा। सारणियन, सारणी या सारणियन क्या होता है? तो सारणी जो होता है वह साधन है जिससे क्या होता है? वर्गीकरण द्वारा की गई विवेचना को अस्थायी रूप से हम क्या करते हैं? लेखबद्ध करते हैं, लिखते हैं, और समान एवं तुलना की जाने वाली वस्तुओं को उचित स्थान पर रखा जाता है। और क्या बताया? सार्डियन की परिभाषा को देते हुए एक व्यक्ति है सेक्राइस्ट, और सेक्राइस्ट ने ही यह परिभाषा दी कौन सी? कि सारणी वह साधन है जिससे वर्गीकरण के द्वारा की गई विवेचना को अस्थायी रूप से लेखबद्ध किया जाता है और समान एवं तुलना की जाने वाली वस्तुओं को उचित स्थान पर रखा जाता है। यही सारणियन होती है, यानी कि एक सारणी में फिक्स किया जाता है, उसी को हम सारणियन कहते हैं। कोई भी जो है आपको डाटा दिया गया है, कोई भी सूचना दी गई है, या फिर कोई भी आपको संकलन करने के लिए डाटा दिया गया, तो उसको एक सारणी यानी कि एक लेखबद्ध करना सीरियल से क्रमबद्धता के साथ, तो वही आपका क्या होता है? सारणियन होता है, एक सारणी में फिक्स करना। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि केंद्रीय माप क्या होती है, क्या या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है? तो सांख्यिकीय माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। ओके, तो सांख्यिकीय माध्य को क्या बोलते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बोलते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत चर मूल्यों का जमाव या झुकाव अधिकांशतः उसके यानी कि केंद्रीय मूल्य के आसपास ही केंद्रित रहता है, और सांख्यिकीय माध्य किसी समंक श्रेणी का वह विशिष्ट मूल्य होता है जिसके आसपास अन्य समंकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति जो होती है वो पाई जाती है, और यह श्रेणी के सीमांत पदों के बीच स्थित एक ऐसा अंक होता है जो वितरण के मध्य भाग में मूल्यों के झुकाव को जानकारी हमको देता है, और इस प्रकार मध्य संपूर्ण वितरण की अभिव्यक्ति का एकमात्र सार्थक जो है प्रतिनिधि मूल्य ही होता है। तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ही होती है, मतलब माप। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष। माध्यिका या जो है मध्यिका क्या होती है? माध्यिका को अंग्रेजी में हम मेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडियन, MEDIAN, मेडियन। ओके, इसके बारे में पूछा गया तो क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे? और ये सब प्रश्न आएंगे 100% तय हैं एकदम से। ओके, तो क्या लिखेंगे आप लिखिएगा माध्यिका या माध्यिका पद मूल्यों का एक ऐसा मध्य बिंदु होता है। कैसा मध्य बिंदु होता है? जो संपूर्ण आवृत्तियों को दो समान भागों में क्या कर देता है? दो समान भागों में बांट देता है। किसको?
जो संपूर्ण आपकी आवृत्ति जो आंकड़े दिए जाते हैं, उन आंकड़ों को या जो श्रेणी दी जाती है, उन श्रेणियों को 2 भागों में जो बाँट देता है, वही माध्यिका कहलाती है। मतलब कि मध्यिका से पूर्व व पश्चात की कुल आवृत्तियाँ जो होती हैं बराबर होती हैं। ओके, यानी कि उसके अगर दाएँ तरफ जाएँगे तो भी बराबर आएगा, इसके बाएँ तरफ चलेंगे तो भी बराबर हमको मिलेगा। तो समंक श्रेणी आरोही क्रम में होनी चाहिए या अवरोही क्रम में हो, यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में होए और चाहे बढ़ते से घटते क्रम में होए, दोनों में से किसी एक क्रम में होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। और जब जब भी अगर व्यवस्थित नहीं रहेगी तो सबसे पहले आपको उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा, तभी आप माध्यिका को निकाल सकेंगे सही तरीके से। माध्यिका की बात की है तो माध्यिका को हम यम से जो है प्रतीक, मतलब कि यम जो है इसका प्रतीक चिन्ह है। ओके, तो इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह या फिर इसका जो प्रतीक है वो यम होता है। ओके, अच्छा, माध्यिका की परिभाषा को देते हुए एक विद्वान हैं प्रोफेसर L.R. कानर। तो प्रोफेसर L.R. कानर कहते हैं कि मध्यिका वह मान होता है जो किसी समूह को 2 बराबर भागों में क्या कर देता है, इस प्रकार से बांट देता है कि एक भाग के सारे मान मध्यिका से अधिक और दूसरे भाग के सारे मान इससे कम होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो बांट दिया जाता है। अच्छा, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपसे। अगर यहीं पर आपसे पूछ लेता मेरे प्यारे दोस्तों, क्या पूछ लेता? चलिए, मैंने प्रश्न रखा, क्या प्रश्न रखा तो उसको मैं बाद में ही बता दूंगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, विषमता या जो है ककुदता क्या होती है? विषमता या ककुदता को पृथु शीर्षत्व भी कहा जाता है। तो ये क्या है? तो विषमता क्या होती है कि जब समंक श्रेणी के बनावट व उसके स्वरूप के अध्ययन के लिए विषमता की गणना की जाती है या गणना करना आवश्यक हो जाता है। विषमता किसी समंक श्रेणी की सममितता के अभाव को प्रदर्शित करती है। और इसी की परिभाषा को देते हुए विषमता की M. ब्लेयर महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं कि विषमता जो होती है किसी वितरण की दोनों ओर के संतुलन की सामान्य स्थिति से विलग होने की प्रवृत्ति है। क्या कहा ब्लेयर साहब ने? कहा कि विषमता किसी वितरण की दोनों ओर के संतुलन की सामान्य स्थिति से विलग होने की प्रवृत्ति है। वहीं दूसरे विद्वान आते हैं बीसल और सीमन महोदय कहते हैं कि विषमता सममिति का क्या है? अभाव है, यानी कमी है। विषमता की कोई भी माप यह बताती है कि समान वितरण की तुलना में एक विशेष वितरण, यानी एक समान वितरण है, उसकी तुलना करें हम किससे? किसी विशेष वितरण से, तो उसकी भी तुलना में पदों का वितरण किस प्रकार से अलग होता है, यही चीज़ होती है आपकी विषमता। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, सूचकांक का क्या अर्थ है? सूचकांक क्या होता है भाई? सूचकांक का क्या अर्थ होता है? तो सूचकांक क्या होता है भाई? सूचकांक या निर्देशांक 2 समय अवधि, यानी कि समय की जो माप होती है, समय अवधि जो होती है वो, अथवा 2 स्थानों की किसी तथ्य, जैसे कि कीमत हो गई, जैसे मात्रा हो गई, उत्पादन हो गया। तो सूचकांक या निर्देशांक 2 समय अवधि या 2 स्थानों की किसी तथ्य, यानी तथ्य कैसे? कीमत, मात्रा या उत्पादन, इन सभी में कीमत में, मात्रा में, उत्पादन में हुए परिवर्तन की सापेक्ष माप को हम सूचकांक कहते हैं। मतलब कि सूचकांक विभिन्न आर्थिक तत्वों के कारण उत्पन्न उच्चावचनों के मापने की सापेक्ष विधि होती है। और इसी बात को परिभाषित करते हुए क्राकस्टन और काउडन महोदय कहते हैं कि सूचकांक एक समूह से संबंधित चर मूल्यों के आकार में होने वाले अंतरों की माप करने की क्या होती है? एक विधि होती है। और उसी विधि को हम सूचकांक कहते हैं। कैसी विधि को? ऐसी विधि जो कि एक समूह से संबंधित चर मूल्य जो होते हैं, उन चर मूल्यों के आकार में जो परिवर्तन होते हैं, जो अंतर आते हैं, उन अंतरों की माप करने की जो विधि होती है, वही विधि होती है आपकी सूचकांक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष, चक्रीय उच्चावचन क्या है? चक्रीय उच्चावचन क्या भाई, जानने का प्रयास करते हैं। चक्रीय उच्चावचन क्या है? चक्रीय उच्चावचन की अगर बात की जाए तो चक्रीय उच्चावचन जो होता है मौसमी विचरण की भांति एक निश्चित अवधि के बाद घटित होते हैं। जैसे कि आप जैसे बारिश होती है, उसके बाद में आप देखेंगे ठंडी आएगी, ठंडी के बाद में फिर क्या आती है? गर्मी। तो ठंडी गर्मी बरसात, ठंडी गर्मी बरसात, एक चक्र की भांति चलते रहती है। तो चक्रीय उच्चावचन क्या होता है कि इसकी अवधि 1 वर्ष में होती है। और बर्न्स एवं मिचेल जो हैं इसकी परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि अनेक क्रियाओं में लगभग एक साथ उत्पन्न होने वाली प्रसार एवं संकुचन की क्रमिक तरंगों को ही
व्यापार या व्यावसायिक चक्र कहा जाता है। और इस प्रकार आर्थिक क्षेत्रों में जो परिवर्तन होते हैं, आर्थिक क्षेत्रों में जो परिवर्तन होते हैं, उस प्रकार के परिवर्तन को हम चक्रीय परिवर्तन की श्रेणी में रखते हैं, अर्थात उसको हम चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। ओके। चक्रीय परिवर्तन की मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं होती हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि चक्रीय उच्चावचन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था कौन सी होती है? समृद्धि, यानी कि प्रॉस्पेरिटी। ओके। दूसरी कौन सी होती है? प्रतिसार, यानी कि जो है रिकशन। ओके। और वहीं तीसरी क्या होती है? अवसाद, यानी कि डिप्रेशन। ओके। इसके अलावा जो चौथी स्थिति इसकी होती है अवस्था, वो है पुनरुत्थान, यानी कि रिकवरी। तो इन चक्रों की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, फिर भी कुछ निश्चित अवधि के बाद व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाएं आती रहती है। इस प्रकार से मौसम होता है एक साल के भीतर में 3 बार बदलता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखें चक्रीय उच्चावचन भी जो होता है, ये भी अपने हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन इसकी कोई निश्चित नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक औसत हम लोग मान लेते हैं। ओके। मतलब 1 वर्ष से अधिक हो सकती है, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने क्या समझा चक्रीय उच्चावचन के बारे में। अगला प्रश्न है प्रमाप जो है विचलन। प्रमाप विचलन क्या होता है, आइए इसको समझते हैं भाई। प्रमाप विचलन क्या है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रमाप विचलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड जो है डेविएशन। ठीक है, डेविएशन। तो प्रमाप विचलन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्टैंडर्ड जो है डेविएशन। ओके। तो ये बात ध्यान रखें। लिखना क्या इसमें, क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि माध्य के किए गए विचलनों के वर्गों के समानांतर माध्य का वर्गमूल ही क्या होता है? प्रमाप विचलन होता है। प्रमाप विचलन का एक सूत्र होता है, यानी कि स्टैंडर्ड डिवाइजेशन का सूत्र होता है एस डी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो एस डी बराबर क्या होता है? सिग्मा सिग्मा डी स्क्वायर बटे कैपिटल एन। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। सिग्मा माने जोड़ होता है। तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया कि प्रमाप विचलन ज्ञात करने की जो है विधि अगर बताएं तो भी मैं बता दूंगा अभी। हालांकि प्रमाप विचलन की अगर बात की जाए तो इस प्रमाप विचलन जो होता है, सरल शब्दों में अगर बात की है तो माध्य से विचलन ज्ञात करके उसके वर्ग निकालते हैं और इन वर्गों के योग के पदों की संख्या से विभाजित करके समांतर माध्य हम ज्ञात करते हैं और इसका वर्गमूल कर लेते हैं समांतर माध्य का, और यही उसी को हम क्या कहते हैं? प्रमाप विचलन कहते हैं, या फिर इसी को हम मानक विचलन कहते हैं। मानक विचलन है, प्रमाप विचलन एक ही बात है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? पहली रीति इसकी क्या है कि श्रेणी के मूल्यों में से किसी एक मूल्य को कल्पित माध्य माना जाता है। दूसरा ये है कि इस कल्पित जो माध्य हमने माना उस माध्य से श्रेणी के प्रत्येक पद का विचलन निकाला जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है? प्रत्येक विचलन का वर्ग निकाला जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है? इस प्रकार प्राप्त जो सभी विचलन हैं उन विचलनों का वर्गों का योग निकाल लिया जाता है। उसके बाद में जो है पाँचवीं चीज़ ये है कि इस योग में पदों की संख्या का भाग दिया जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है? जो प्राप्त भजनफल होता है उसमें से वास्तविक व कल्पित माध्य जो होता है उसके अंतर का वर्ग जो होता है उसको घटा दिया जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है? जो शेष बचे उसका वर्गमूल निकाल लीजिए और यही आपका क्या बचता है? आपका यही होता है आपका प्रमाप विचलन। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है अपकिरण। अपकिरण क्या है भाई? अपकिरण क्या होती है? अपकिरण की परिभाषा बताइए, एग्जाम से पूछ सकता है आपसे कि अपकिरण क्या है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको समझने में और हर एक पॉइंट आपके समझ में आ सके। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूँ, उसके बाद में फिर से आपको जो है कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो में आप चीज़ जो कमेंट सेक्शन में बातचीत करते हो, बातचीत ना करो भाई, परेशान बहुत करते हो आप लोग। चले, वैसे तबीयत आज बहुत ज़्यादा डाउन है और इससे पहले जियोग्राफी क्लास आप लोगों ने देखा होगा पूरी, वो भी नहीं हो पाई थी। सारे के सारे प्रश्न के उत्तर मैंने नहीं बता पाया था उसमें भी, और शायद इसमें भी वैसे ही हो, मैं बता ना पाऊँ सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर, लेकिन फिर भी आते लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उनके उत्तर मैं बता दे रहा हूँ ताकि कुछ आइडिया आपको लग जाए कैसे लिखना है। और एक गुरु मंत्र आपको दे दे रहा हूँ इस वीडियो के अंतर्गत कि जब भी आप पेपर लिखने बैठे, तो जब भी आप पेपर लिखने बैठे तो आपको ये बात चलनी चाहिए कि हाँ, जो कुछ भी आपको पता है वो वही सही चीज़ है, उसमें डाउटफुल मत रखिएगा। जो लिखना होगा खुल करके लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, तो जितने लिखेंगे उसी के हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। तो लिखिएगा खूब, लिखने में अगर चूके तो भाई फेल हो सकते हो, ये बात ध्यान रखेंगे। वैसे फेल नहीं करेंगे आपको, लेकिन फिर भी अगर आपकी कापी में कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो आप फेल हो जाओगे, लेकिन अगर लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रहेगा, राइटिंग अगर आपकी बनती है तो भी ठीक है, नहीं बनती तो और ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं कि और ठीक हो जाएगा,
बट नहीं बनती तो उसके लिए परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आपको मिल जाएगा, नंबर उतना ज़्यादा मिल जाएगा, परेशान ना हो उसके लिए। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जो है क्या करोगे आप, आपको जो भी कुछ पता है आप लिख दीजिएगा। इतने प्रश्न मैंने बताए, अगर इनमें से दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय भी पूछा जाता है तो आप बना करके उसको लिख सकते हो। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अपकिरण क्या है इसको हम थोड़ा समझते हैं। अपकिरण की बात की जाए तो विभिन्न विद्वानों ने अपकिरण की परिभाषा अलग अलग तरीके से दी है। उन्होंने बात की है डॉक्टर बाउले की। तो डॉक्टर बाउले जो महोदय हैं, कौन है भाई, डॉक्टर बाउले। डॉक्टर बाउले की बात की जाए तो उन्होंने अपकिरण की परिभाषा को देते हुए कहा कि अपकिरण जो होता है पदों के विचरण या अंतर का माप होता है। क्या, अपकिरण जो होता है वो पदों के वितरण का माप या फिर क्या होता है, अंतर का माप होता है। तो पदों के विचरण या फिर अंतर का माप क्या होता है, वही अपकिरण होता है। दूसरी परिभाषा दी है प्रोफेसर स्पाइगल महोदय। प्रोफेसर स्पाइगल महोदय कहते हैं कि वह सीमा जहाँ तक श्रेणी के विभिन्न समंक एक मध्य मूल्य के दोनों ओर फैलने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन समंकों का विचरण या जो है अपकिरण कहलाता है। विचरण या अपकिरण कहलाता है। तो समंकों का विचरण या अपकिरण एक ही बात है। तो प्रोफेसर स्पाइगल महोदय कहते हैं कि वह सीमा जहाँ तक श्रेणी के विभिन्न समंक जो होते हैं एक मध्य मूल्य के दोनों ओर फैलने की प्रवृत्ति रखते हों, उन समंकों का विचरण या फिर अपकिरण उसी को हम कहते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, समंकों का विचरण या फिर क्या कहते हैं, अपकिरण कहते हैं। यानी कि एक श्रेणी बनी हुई है, उसके मध्य बिंदु से कितना इधर जा सकता है, कितना इधर जा सकता है, तो उसी को हम विचरण मतलब जो है समंकों का विचरण या फिर अपकिरण बोलते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से अपकिरण आपके समझ में आ गया। आगे समानांतर माध्य एवं मध्यक। समानांतर माध्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। मीन की बात की तो मीन क्या होता है, समांतर माध्य जो होता है वह मूल्य होता है जो किसी श्रेणी के सभी पदों का मूल्य के योग में पदों की जो संख्या होती है जब उससे हम भाग देते तो आपका समांतर माध्य निकल आता है। प्रोफेसर एच से क्राइस्ट महोदय कहते हैं कि एक समंकमाला के पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या माध्य कहलाती। कैसे, इसको समझिए। जैसे मान लेते हैं हमने लिखा 1 3 और हमने लिख लिया 5, हमने लिख लिया 7, हमने लिख लिया 9। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा जोड़ लेते हैं। तो 9 और 7 कितना हो गया भाई, 9 7 कितना हो गया आपका, 9 और 7 16 हो गया ना, होगा 16 कि नहीं हुआ, 16 हुआ। 16 और 5 कितना हुआ, 16 और 5 21, 21 और 3 कितना हो गया आपका 24, 24 और 1 कितना होगा 25। तो 25 यहाँ पर मैंने लिख दिया। ये 25 हो गया संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्या, कुल संख्या। तो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पाँच संख्या। संख्या का संख्या कितनी है, तो 5, यानी कि कुल मिलाकर के 5 संख्या है। तो 5 से मैंने भाग दे दिया, तो 5 एकम 5, पचम 25। तो ये बचा समांतर माध्य कितना आया आपका, 5 आया। समांतर माध्य 5, यानी कि ये 5 जो है ये समांतर माध्य। देखिए बीच की श्रेणी निकल गई। अब देखिए 7 और 9 इधर है और 3 और 1 इधर है। तो ये एक प्रकार से जब क्या हो कि 1 से आगे कोई संख्या बढ़ती है, 9 से आगे कोई संख्या बढ़ती है, फिर इसके बाद में 1 यहाँ बढ़ती है, फिर इधर बढ़ती है, इधर बढ़ती है, इस प्रकार से ये बढ़ने की जो क्रिया होती है इसी को अपकिरण बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको। और जो ये आपके बीच का मतलब ये बताया मैंने 5, ये 5 क्या है, ये 5 आपका क्या निकला भाई, ये 5 आपका समांतर माध्य निकला। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, तो समांतर माध्य आपका यही है। ओके, ये बात क्लियर हो गई आपकी। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले हरात्मक माध्य क्या होता है, हरात्मक माध्य तो किसी श्रेणी का हरात्मक माध्य उस श्रेणी के पदों की संख्या का उनके व्युत्क्रमों के योग में भाग देने से प्राप्त होता है, और संख्या का व्युत्क्रम जो होता है वही होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि किसी श्रेणी के पद मूल्यों के व्युत्क्रमों के समांतर माध्य के व्युत्क्रम को उस श्रेणी का हरात्मक माध्य कहते हैं। मतलब किसी संख्या का व्युत्क्रम वह संख्या है जो एक में उस संख्या का भाग देने पर प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए जैसे 10 15 का व्युत्क्रम कितना हो गया, 10 और 15 का व्युत्क्रम कितना हो गया, 1/10। ये 10 का व्युत्क्रम हो गया और 15 का 1/, कितना हो गया, 15 हो गया। ओके, तो ये चीज़ होती है। हरात्मक माध्य इसी तरीके से निकाला जाता है। तो इस प्रकार से हमने आपको बता दिया, तमाम सारी चीज़ें मैंने बताई, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा। अब हम थोड़ा सा लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और उसको जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि उसके उत्तर को यहाँ पर मैं बताने का समय नहीं मेरे पास, फिर भी आप लोग जो है इस प्रश्नों को, आप लोग इन प्रश्नों को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं आपकी परीक्षा में, तो एक बार ज़रूर इनको पढ़ लीजिएगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, अच्छा देखिए, चलिए पहला प्रश्न आपके समक्ष कौन सा है। पहला प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है, थोड़ा सा देख ही लेते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, कौन सा प्रश्न है भाई, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि आर्थिक विश्लेषण में सांख्यिकी की उपयोगिता बताइए।
तो आर्थिक विश्लेषण में सांख्यिकी की उपयोगिता है, पहला है किस क्षेत्र में, पहला उत्पादन के क्षेत्र में सांख्यिकी, जैसे कि देश का कुल उत्पादन, राष्ट्रीय आय की गणना करना हुआ, सीमांत उत्पादकता, इन सभी के अध्ययन में जो है आर्थिक विश्लेषण यानी सांख्यिकी में जो हम जान पाते हैं, सांख्यिकी का उपयोग हम करते हैं। इसके अलावा उपभोग के क्षेत्र में जैसे मांग का नियम हुआ, मांग की लोच हुई, मांग पूर्ति का नियम हुआ, ये सब जो हुआ, ये सीमांत उपयोग जो है, इन सभी का संख्यात्मक विश्लेषण जो होता है, ये जो किस पर आधारित है, सांख्यिकी पर ही आधारित है। इसके अलावा वितरण के क्षेत्र में भी आप देखेंगे, आय के वितरण में असमानता, राष्ट्रीय आय का वितरण, ये सब जो होता है, ये सब जो है सांख्यिकी की उपयोगिता ही है। और विनिमय के क्षेत्र में भी सांख्यिकी की उपयोगिता, जैसे कि बाजार की स्थिति का निर्धारण हुआ, मूल्य के निर्धारण करना हुआ, विनिमय का सिद्धांत हुआ, आदान प्रदान विश्लेषण हुआ, उत्पादन लागत हुआ, ये सब सांख्यिकीय नियमों पर ही आधारित है। इसके अलावा राजस्व यानी कर के क्षेत्र में भी आप देखेंगे, बजट वगैरह हुआ, हीनार्थ प्रबंधन हुआ, सरकार की नीति हुई, कर देय क्षमता हुई, इस सभी का निर्धारण करना हुआ, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना हुआ, निवेश बचत, ये सभी कहीं ना कहीं पे क्या है, ये सब आपका क्या होते हैं भाई, यही सब आपका होते हैं आर्थिक विश्लेषण में सांख्यिकी की उपयोगिता। ओके, तो ये समझ में आ गई आपकी। अच्छा, इसको लेकर के एक विद्वान है जो है जेवंसन कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि हम कब पूर्ण सांख्यिकीय व्यवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये सब था। अब आगे आप देखिएगा, मैं जो है अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है और घर वर भी बन रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई रूम वगैरह खाली नहीं रहता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो वीडियो नहीं बन पा रही थी लगातार आप लोगों के लिए। लेकिन फिर भी आप इतना हो गया तो आप सेटिस्फाई हो। सांख्यिकी का अर्थ और परिभाषा स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जान लीजिए। उसके बाद में फिर मैं आपको जो है बता दूंगा, आप खुद ही पढ़िएगा इसको। सांख्यिकी का अर्थ और परिभाषा ध्यान रखिएगा। सांख्यिकी जो है उसको अंग्रेजी की बात की तो स्टैटिक्स जो है शब्द, उससे बना हुआ है। स्टैटिक्स शब्द जो है लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से बना हुआ है, और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले राज्य विज्ञान के रूप में होता था। भारत में चावला ने अपनी पुस्तक में आंकड़ों के संग्रह का वर्णन दिया था, और सांख्यिकी सत्य को कुछ विद्वानों ने एक वचन के रूप में माना है और कुछ विद्वानों ने बहुवचन के रूप में माना है। विभिन्न विद्वान जो हैं इसकी अलग अलग परिभाषा देते हैं, और परिभाषा को देने के बाद में इसको दो भागों में बांटते हैं सांख्यिकी को। पहली सांख्यिकी एक वचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा कुछ विद्वानों ने दी है, कुछ विद्वानों ने बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा दी है। पहले विद्वान में जैसे सेलिगमैन हो गए, बाउले हो गए, और जो है बंटिंगटन हो गए, ये सब एक वचन के रूप में परिभाषा देते हैं। इसके बाद में आपके हैं जैसे कि जो है कार्नर हो गए, वेबस्टर हो गए, और बाउले जो है ये दोनों में परिभाषा देते हैं अपनी। ओके, ये सब परिभाषा उनकी है। तो मैं आपको बता दूं, सांख्यिकी जो है सेलिगमैन की परिभाषा अगर हम देखें, सेलिगमैन परिभाषा देते हैं कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो अनुसंधान के किसी क्षेत्र में प्रकार डालने के लिए संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा निर्वचन की रीतियों से संबंधित होता है। तो सांख्यिकी क्या होता है? अनुसंधान के किसी क्षेत्र में प्रकार डालने वाले के लिए संख्यात्मक सॉरी ओके, बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे भाई। ओके, चलते भाई। तो क्या था, मैंने बताया सांख्यिकी वह विज्ञान होता है जो अनुसंधान के किसी क्षेत्र में प्रकार डालने के लिए संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा निर्वचन की रीतियों से संबंधित होता है। ये बताया किसने? सेलिगमैन ने। जबकि बाउले कहते हैं कि सांख्यिकी गणनाओं का विज्ञान होता है और सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यों का संपूर्ण विज्ञान कहा जाता है। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों का क्या करती है? मापन करती है। इसके अलावा बार्टिंगटन कहते हैं कि सांख्यिकी अनुमान तथा संभावनाओं का क्या होता है? विज्ञान है। तो सांख्यिकी क्या है? अनुमान तथा संभावनाएं जो होती हैं उनका विज्ञान होता है। अनुमान का और संभावनाओं का विज्ञान है। किसने कहा? सांख्यिकी को बर्टिंगटन ने कहा। ओके, बात ध्यान रखिएगा। देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, और कुछ विद्वान सांख्यिकी को बहुवचन के रूप में परिभाषित करते हैं। उनमें कार्नर कहते हैं कि समंक यानी सांख्यिकी किसी प्राकृतिक अथवा सामाजिक घटना की माप, गणना अथवा अनुमान जो क्रमबद्ध रूप से क्या होता है? व्यवस्थित किए जाते हैं, जिससे उनमें पारस्परिक संबंधों को दर्शाया जा सकता है। तो इस प्रकार की क्रियाविधि को हम सांख्यिकी कहते हैं। जबकि बाउले कहते हैं कि सांख्यिकी का
आशा अनुसंधान के किसी विभाग में संख्यात्मक लक्ष्यों के समूह से जो एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रकट किए जाते हैं वो सांख्यिकी है। जबकि वेबस्टर महोदय कहते हैं कि सांख्यिकी सामग्री किसी राज्य की जनता के दर्शाए संबंध की सारणियों में अथवा अन्य किसी भी सारणी या वर्गीकृत ढंग से रखा जा सकता है उसको बोलते हैं। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से परिभाषा देते हैं। तो इस प्रकार से ये परिभाषा मैंने आपको बता दी। तो फिर मिलेंगे हम, मतलब कि अब अन्य प्रश्नों के उत्तर आप देख लीजिएगा। टाइम नहीं था फिर भी हमने आपके लोगों के समक्ष दिया, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं आपको दूंगा। ओके, तीसरा प्रश्न देखिए, खंडित अखंडित श्रेणी में क्या अंतर होता है। खंडित और अखंडित श्रेणी में वैसे अंतर मैं आपको बता दूं, जो है समंकों का विश्लेषण करने के लिए उन्हें श्रेणी के रूप में विभाजित करना पड़ता है, श्रेणी के रूप में व्यवस्थित करना पड़ता है। ये श्रेणियाँ जिसमें हम विभाजित करते हैं समंकों को अध्ययन करने के लिए, वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो होती खंडित श्रेणी और एक होती अखंडित श्रेणी। ओके, तो खंडित श्रेणी क्या होती है, अखंडित श्रेणी, अंतर समझ लीजिए। पहला अंतर यह है कि खंडित तथा अखंडित श्रेणी में मूलभूत अंतर यह है कि खंडित श्रेणी में पद या मूल्य यथार्थ माप लिए हुए होते हैं, जबकि अखंडित में ऐसा नहीं होता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा अंतर ये है कि खंडित में प्रत्येक पद निश्चित आकार तथा पूर्णांक में होता है, जबकि अखंडित में पदों को वर्गांतर के रूप में रखा जाता है। दूसरे शब्दों में अखंडित श्रेणी में प्रत्येक पद एक विस्तार लिए हुए होता है। क्या होता है, अखंडित श्रेणी में प्रत्येक पद एक विस्तार लिए हुए होता है, जबकि खंडित श्रेणी में प्रत्येक पद क्या होता है, निश्चित आकार का होता है और पूर्णांक उसका निश्चित होता है। तीसरी बात अगर करी हम इसके अंदर की, तो बनावट के दृष्टिकोण से खंडित श्रेणियों में इकाइयों का मूल तथा उसकी तत्संबंधी आवृत्तियाँ होती हैं, जबकि अखंडित श्रेणी में वर्गांतर यानी क्लास इंटरवल होता है और उनकी तत्संबंधी आवृत्तियाँ होती है। ओके, ये थे अंतर इन दोनों में। आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों के समझ में बातें आ रही होंगी, आ रही तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण किसे कहते हैं, वर्गीकरण के उद्देश्य को बताइए। प्रश्न क्या है, वर्गीकरण किसे कहते हैं, वर्गीकरण के उद्देश्य को बताइए। तो वर्गीकरण क्या होता है भाई, तो समंकों के रूप में एकत्रित कच्ची सामग्री में किसी प्रकार का निष्कर्ष निकालना अत्यंत कठिन होता है, और जब तक कि उन समंकों को हम भली भांति वर्गीकरण उसका ना कर लें। ओके, तो जब भी हम वर्गीकरण करेंगे कि हाँ कौन कौनी कैटेगरी का है, कौन कौनी कैटेगरी का है, तो इस प्रकार से हम उसका विभाजन करेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे। ये कौन सम अंक है, कौन विषम अंक है, इसको हम अलग अलग निकालेंगे ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, वर्गीकरण की परिभाषा को देते हुए एक विद्वान आते हैं, उनका नाम है कोनर। तो कोनर महोदय कहते हैं कि वर्गीकरण वस्तुओं को वास्तविक या उनके भावों के अनुसार कुछ संभागों यानी क्लासेस में क्या करते हैं, सम विभाजित करते हैं या संभाजित करते हैं, और इसी संभाजित करने की क्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप वर्गीकरण करते हो किसी चीज़ का, बंटवारा जिसको बोलते हो, उसी को वर्गीकरण। तो अंकों की कैटेगरी के हिसाब से, यानी अंकों की क्या क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम अंकों को श्रेणीबद्ध करते हैं, अंकों को कैटेगराइज करते हैं, अंकों को हम लोग एक प्रकार से क्रमबद्ध करते हैं। तो इस प्रकार के जो हम क्रिया करते हैं, उसी क्रिया को हम वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। अच्छा, वर्गीकरण क्यों बनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को समझिए। पहला उद्देश्य इसका ये है कि आंकड़ों को सरल एवं संक्षिप्त बनाना, इसका पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है, तुलना में सहायता करना। तीसरा उद्देश्य क्या है, समानता व असमानता की अस्पष्टता में निश्चितता लाना। इसके अलावा चौथा इसमें का उद्देश्य ये है कि तर्कपूर्ण एवं वैज्ञानिक व्यवस्था करना। पांचवा उद्देश्य इसका ये है कि पारस्परिक संबंध स्पष्ट करने में सहायता करना। वहीं छठवां उद्देश्य इसका है कि एक मानसिक चित्र प्रस्तुत करना। वहीं सातवां उद्देश्य मेरे प्यारे दोस्तों कि अन्य सांख्यिकीय विधियों का आधार प्रस्तुत करना। ये तमाम प्रकार के उद्देश्य हैं किसके, वर्गीकरण के। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सारणियन किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। सारणियन किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। सारणियन की बात करें हम, तो समंकों के संकलन व उनके विधिवत वर्गीकरण के पश्चात क्या करा जाता है,
उनको व्यवस्थित ढंग से सारणियों में और तालिकाओं में हम लोग बांटते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ ये आंकड़े किसके हैं। ओके, तो उनको हम तालिकाबद्ध करते हैं। क्या करते हैं उनको हम तालिकाबद्ध, यानी कि उसको श्रेणीबद्ध करते हैं। एक तो हो गया बंटवारा, मैंने बांट दिया, तो वर्गीकरण करने के बाद में हम उसको सारणीबद्ध करते हैं, सारणी में रखते हैं। ओके, तो अच्छा सारणियन का उद्देश्य क्या होता है? सारणी का उद्देश्य ये होता है सारणियन का कि पहला उद्देश्य होता है कि आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना, पहला उद्देश्य। दूसरा, जो आंकड़े दिए उनको संक्षिप्त ढंग से यानी बहुत कम समय में देख करके आप जान जाएंगे कि क्या है। इसके अलावा तीसरा उद्देश्य इसका समस्या को अधिक सरल व स्पष्ट बना देना, ये इसका उद्देश्य सारणियन का। जब भी आप किसी चीज़ को आप सारणीबद्ध करें, किसी समस्या को या फिर किसी केस को या किसी भी मुद्दे पर आप डिस्कशन कर रहे हैं, फिर चर्चा कर रहे हैं, तो उसको अगर सारणीबद्ध करेंगे तो आपको सही तरीके से समझ में आएगी। ओके, कोई चौथी बात है, चौथा उद्देश्य क्या है? एक मानसिक चित्र प्रस्तुत करना जिससे विस्तृत सूचनाएं एक ही दृष्टि में प्राप्त हो सके, ये सब चीज़ें। वही पांचवा उद्देश्य इसका है कि सांख्यिकीय विश्लेषण में तुलना विवेचना को सुगम बनाया जा सके, ये सब होता है इसका अंतर। ओके, अगर आपसे अच्छा एग्जाम से जरूर पूछेगा कि सारणियन और वर्गीकरण में क्या अंतर होता है, तो क्या बताएंगे आप? तो सारणियन और वर्गीकरण में बहुत अंतर होता है। पहला अंतर क्या है कि सर्वप्रथम आंकड़ों को वर्गीकरण किया जाता है और उसके पश्चात उसका सारणियन किया जाता है। तो इस प्रकार सारणियन वर्गीकरण पर आधारित होता है। सारणियन जो होता है, अगर वर्गीकरण सही है, वर्गीकरण के हिसाब से ही सारणियन जो होता है वो फिक्स होता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ओके, क्लियर हो गई? तो सर्वप्रथम क्या हो जाता है, आंकड़ों को हम लोग वर्गीकरण करते हैं, उसके बाद में हम क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं, उसको सारणीबद्ध करते हैं उसको। दूसरा अंतर ये कि वर्गीकरण में आंकड़ों को उनकी समानता व असमानता के हिसाब से हम अलग अलग वर्गों में बांटते हैं, जबकि सारणी में क्या क्या आता है, सारणी में वर्गीकरण जो वर्ग होते हैं उनको रेखाओं के द्वारा विभिन्न स्तंभों में और विभिन्न पंक्तियों में हम लोग बांटते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, सारणियन वर्गीकरण की यांत्रिक या यंत्रात्मक प्रक्रिया होती है। तीसरी बात, वर्गीकरण जो होता है सांख्यिकीय विश्लेषण की एक विधि होती है। क्या? वर्गीकरण सांख्यिकीय विश्लेषण की एक विधि होती है, जबकि सारणियन आंकड़ों को प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया होती है। तो आंकड़ों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को हम सारणियन कहते हैं, जबकि सांख्यिकीय विश्लेषण की विधि को हम वर्गीकरण कहते हैं। क्या बोला मैंने बोला कि सांख्यिकीय विश्लेषण की विधि को हम वर्गीकरण कहते हैं और सारणियन किसको कहते हैं, आंकड़ों को प्रस्तुत करने की क्रिया को हम सारणियन कहते हैं। ठीक, तो ये अंतर हो गया। चौथा अंतर आप क्या लिखेंगे? चौथा अंतर लिख दीजिएगा कि वर्गीकरण में समंकों को वर्गों व उपवर्गों में हम रखते हैं और बांटते हैं। वर्गों में बांट दिया हमने, उपवर्गों में बांट दिया, जबकि जो सारणी होती है उन सारणियन को हम क्या करते हैं, शीर्षक और उपशीर्षक में बांटते हैं। किस में बांटते हैं? शीर्षक और उपशीर्षक में, इसमें भागों और उपभागों में बांटते हैं। वर्गीकरण में हम भागों और उपभागों में बांटते हैं, जबकि सारणियन में मेरे प्यारे दोस्तों हम शीर्षक और उपशीर्षक में बांटते हैं। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि सहसंबंध के प्रकारों को बताइए। सहसंबंध क्या होते हैं भाई? सहसंबंध क्या होते हैं? सहसंबंध के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ जो है कोरिलेशन। ओके, सहसंबंध का जो तमाम प्रकार, जैसे कि धनात्मक एवं ऋणात्मक संबंध भी होता है। इसके अलावा आप देखेंगे सरल और आंशिक बहुरेखीय संबंध भी होता है, रेखीय और वक्र रेखीय सहसंबंध भी होता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो दो चल राशियों के बीच में जो संबंध पाया जाता है वह किसी भी दिशा में हो सकता है, जैसे कि धनात्मक होगा तो धनात्मक हो गया, ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक हो गया। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, किसी वस्तु की पूर्ति उसकी कीमत पर निर्भर करती है। यदि कीमत बढ़ती है या घटती है तो वस्तु की पूर्ति उसी दिशा में परिवर्तित होती है, यानी कि अगर जो है कीमत बढ़ेगी तो उसकी वस्तु की जो पूर्ति है उसी मतलब वो भी बढ़ेगी, अगर कीमत घटती है तो वस्तु की जो है पूर्ति भी घटेगी। ये हो गया धनात्मक सहसंबंध। जबकि ऋणात्मक सहसंबंध की बात की जाए तो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि वस्तु की मांग व कीमत में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है, क्योंकि कीमत घटने या बढ़ने से मांग की मात्रा में विपरीत परिवर्तन भी होता है। ओके, ये बात ध्यान रखें। तो जब कीमत बढ़े या फिर जब एक प्रकार से कीमत बढ़ती है तो वस्तु का मूल्य एक प्रकार ज़्यादा लोग उसको जो है डिमांड कर रहे हैं, या घट गई मूल्य तो उसको एक प्रकार से ज़्यादा मांग कर रहे हैं और बढ़ गई तो कम मांग कर रहे हैं, इस प्रकार से। तो जब ये ऋणात्मक करे तो ये चीज़ें, इसके हिसाब से सरल आंशिक और बहुरेखीय सहसंबंध भी होते हैं, रेखीय और वक्र रेखीय सहसंबंध भी होते हैं। जैसे कि सरल और आंशिक जो है बहुरेखीय संबंध की बात किया है
तो सरल, आंशिक तथा बहुरेखीय सहसंबंध में क्या होता है, अंतर चरों की संख्या के आधार पर क्या आता है। यदि चल राशियों के मध्य मात्रात्मक संबंध दर्शाया जाता है तो वह सरल सहसंबंध कहलाएगा। जैसे कि यदि मांग की मात्रा तथा कीमत के संबंध आप दर्शाएं तो सरल सहसंबंध की समस्या होगी। इसके विपरीत 3 या उससे अधिक चल राशियों के बीच में जब संबंध निकालते हैं हम, तो उसको हम आंशिक या फिर बहुरेखीय सहसंबंध कहते हैं। किंतु आंशिक तथा बहुरेखीय में भी अंतर होता है। मानव उपभोग को आय एवं वस्तु की कीमत प्रभावित करती है। यदि उपभोग पर आय तथा वस्तु की कीमत दोनों का प्रभाव पड़ता है तो यह संबंध बहुरेखीय सहसंबंध के अंतर्गत होता है। और उसके विपरीत यदि उपभोग पर केवल जो है आय मतलब मान ली मतलब कि जबकि मत स्थिर रहे और केवल आय की बात की जाए का प्रभाव देखें तो वह आंशिक सहसंबंध कहलाएगा। और रेखीय तथा वक्र रेखीय सहसंबंध की अगर बात की जाए तो जब एक चर में जिस अनुपात में परिवर्तन आता है ठीक उसी अनुपात में यदि दूसरे चर में भी परिवर्तन हो जाता है तो वह रेखीय सहसंबंध कहलाता है। जैसे कि यदि वस्तु की कीमत में 20% का परिवर्तन होता है तो उसके मांग में भी या मांग की मात्रा में भी 20% का अगर परिवर्तन हो जाता है तो वह रेखीय सहसंबंध कहलाता है। ओके, तो इस प्रकार से मैंने बताया। और ये दशा जो होती है अगर इसका ग्राफ बनाए तो एक सीधे रेखा में दिखाई जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर समझ में आ गई बातें। तो आगे हम बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो अगर कहें तो और भी बता दीजिए, बाकी तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब समय मेरे पास बहुत ज़्यादा कम है। देख लीजिएगा, इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। समांगी विचलन गुणांक की विशेषताएं बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके समक्ष, क्या पूछा गया, समांगी विचलन गुणांक की विशेषताएं आपसे पूछी गई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रश्न है, आ सकता है परीक्षा में। समांगी विचलन गुणांक की विशेषताएं वैसे सर समझ लीजिए, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। समांगी विचलन गुणांक की विशेषताओं को समझ लीजिए। पहली विशेषता क्या है, सरलता इसकी। क्या, समांगी विचलन गुणांक की सरलता, ये सरल होता है, यानी कि यह रीति जो है गणना एवं समझने दोनों ही दृष्टि से आप देखें बड़ी सरल है। दूसरी बात, अल्पकालीन उच्चावचनों का अध्ययन इसके द्वारा हो सकता है, यानी कि जहाँ श्रेणी में अल्पकालीन उच्चावचन हो तो वह रीति वहाँ के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। वहीं तीसरी बात है, परिवर्तन की दिशा का अध्ययन भी होता है इस समांगी विचलन गुणांक की विशेषता। तो इसमें क्या होता है कि इस रीति में परिवर्तन की दिशा का अध्ययन किया जाता है, ना कि परिवर्तन की मात्रा का। इसके अलावा जो है इस रीति में नगण्य परिवर्तनों को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अलावा यह रीति जो है उस श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं है जिसमें कि दीर्घकालीन हो, या इसके अलावा शुद्ध माप इसमें नहीं होती है। मतलब कि इस रीति में प्राप्त सहसंबंध गुणांक विचलन की दिशा पर निर्भर करता है, न कि मात्राओं पर आधारित होता है। अतः यह सहसंबंध का शुद्ध माप नहीं होता है समांगी विचलन गुणांक। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम और भी चीज़ों को समझने का प्रयास। तो ये हो गया आपका। अथवा अगर क्या आपको दे दूसरा प्रश्न कि बिंदु रेखीय प्रदर्शन के लाभ या महत्व बताइए। बिंदु रेखीय प्रदर्शन के लाभ या महत्व बताइए, तो समझिए भाई, पहला लाभ क्या क्या होते हैं बिंदु रेखीय प्रदर्शन के। लाभ ये है कि यह विधि जो होती है आकर्षक होती है, रुचिकर होती है, प्रभावशाली होती है। दूसरा लाभ क्या है कि बिंदु रेखीय विधि द्वारा सामग्री अथवा सूचनाओं को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। तीसरा लाभ इसका यह है कि इस विधि के द्वारा विभिन्न प्रकार के समंक के परिवर्तन की गति स्पष्ट हो जाती है। वहीं चौथा इसका लाभ ये है कि सांख्यिकी की अन्य विधियों की तुलना में उसमें समय और श्रम दोनों ही कम लगता है। वहीं पांचवा इसका लाभ ये है कि इसके द्वारा सूचना को आसानी से समझा सकता है बिंदु रेखीय प्रदर्शन के द्वारा। वहीं छठवां इसका लाभ ये है कि इस विधि यानी कि बिंदु रेखीय प्रदर्शन के द्वारा क्या होता है कि काल जो है आप देखेंगे जो है आवृत्तियों के वितरण हुआ, जो है अंतर्गणन हुआ या जो है बाह्य गणन हुआ, इनको आसानी से हम लोग देख सकते हैं। तो ये सब इसके क्या हो गए, ये सब इसके लाभ हो गए। ओके, और इसके महत्व भी, लाभ और महत्व एक प्रकार से दोनों एक ही चीज़ें हैं। लाभ या महत्व इसमें क्या मैंने बता दिए। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होनी चाहिए, एक भी प्रश्न आपका छूटा नहीं होगा। आगे देखते हैं वहीं अगला प्रश्न। अब देखिए, चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ, चूँकि जो है कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब मैं बता ही दे रहा हूँ, कोई समझने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपके समझिए, सूचकांक की सीमाओं की व्याख्या कीजिए। सूचकांक की सीमाओं की व्याख्या कीजिए। सूचकांक की सीमाएं कौन कौन सी भाई, ये आपसे पूछ रहा है। तो सूचकांकों का वर्तमान जो है प्रगतिशील तथा परिवर्तनशील आर्थिक जगत में इतना अधिक महत्व बढ़ गया वर्तमान में, और महत्वपूर्ण स्थान होने के बावजूद भी आप देखेंगे इनकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं सूचकांक की, और उन्हीं सीमाओं को हम देखेंगे इस जो है प्रश्न के उत्तर के माध्यम से। वही पूछा है कि सूचकांक की सीमाएं उसके बताइए। तो पहले की सीमा है, पहली है सूचकांकों द्वारा केवल सापेक्ष अध्ययन होता है। दूसरी बात, नमूनों के तथ्यों का प्रयोग होता है इसमें। तीसरी बात,
वस्तुओं का गुणात्मक पहलू छोड़ देना, ये भी इसकी सीमा के अंतर्गत ही आता है। चौथा बात है पुराने अंक, यानी कि सूचकांक जो निष्कर्ष देते हैं वे भूतकाल के आंकड़ों पर आधारित होते हैं, जबकि वर्तमान में जो नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं वे इन पर आधारित होते हैं और इस पर प्रकार की बनाई हुई नीतियाँ वास्तविकता से परे ही होती हैं। पाँचवीं बात है तुलना, यानी तुलना भी इसकी सीमा होती है, यानी किसी वर्ग या क्षेत्र विशेष के लिए बनाए गए सूचकांक सभी उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं और भिन्न भिन्न वर्गों या भिन्न भिन्न क्षेत्रों के जो लोग होते हैं अलग अलग वस्तुओं का उपयोग करते हैं या अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, और इसी प्रकार देश के विभिन्न देश में रहने वाले एक ही वर्ग के लोग भी अलग अलग जो है प्रयोग करते हैं वस्तुओं का, और ऐसी अवस्था में एक एक वर्ग के सूचकांकों की तुलना अन्य वर्ग से नहीं की जा सकती है। तो एक प्रकार से ये भी सूचकांक की सीमा ही है। इसके अलावा और भी वास्तविक अध्ययन से दूर, यानी सूचकांकों से प्राप्त निष्कर्ष वास्तविक आय से दूर होते हैं। सूचकांक तो केवल स्थिति या परिवर्तन की दशा का अध्ययन मात्र करते हैं। इस प्रकार से कई चीज़ें हैं, मूल्यों की जानकारी वगैरह, ये सब कहीं ना कहीं पे क्या है, ये सब सूचकांक की सीमाएँ ही हैं। तो एक प्रकार से हम जो है इसको देखने के बाद में बिल्कुल तरीके से हम कह सकते हैं इसकी विभिन्न सीमाएँ हैं, ओके, जो कि मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है भाई? अगला प्रश्न आपको और करके दिया हुआ है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या सांख्यिकीय माध्य का अर्थ व परिभाषा बताइए। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या सांख्यिकीय माध्य का अर्थ व परिभाषा बताइए। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रश्न है, आपके जो है उसमें छपेगा। इन सभी प्रश्नों को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपसे पूछा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या सांख्यिकीय माध्य का अर्थ परिभाषा बताइए। तो समझिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से हमारा मतलब ये है कि औसत उसका क्या है, औसत या फिर माध्य। और माध्य मैंने बताया था, औसत या माध्य वह अंक होता है जो कि निरीक्षण या व्यक्तियों के मध्यमान को जो है प्रतिनिधित्व करता है, उसको दिखाता है। दूसरे शब्दों में अगर बोले तो औसत या मध्यमान वह संख्या होती है जो निरीक्षण या व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। सामाजिक व आर्थिक समानताओं के अध्ययन में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का प्रयोग तथ्यों का विश्लेषण करने में किया जाता है। ये सब चीज़ें हैं। इसकी परिभाषा विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दी है, जैसे कि घोष और चौधरी कहते हैं कि माध्य जो होता है एक ऐसी सरल अकेली अभिव्यक्ति होती है जिसमें एक जटिल समूह अथवा विशाल जो है संख्याओं का वास्तविक परिणाम या सर केंद्रित होता है। इसके अलावा और विद्वान परिभाषा देते हैं, जैसे कि जो है क्लार्क एवं सकाडे कहते हैं कि माध्य संपूर्ण अंकों या संपूर्ण समंकों के समूह का विवरण देने वाली एकमात्र संख्या प्राप्त करने का प्रयत्न होता है बीच की। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब हो गई आपका माध्य की परिभाषा। ओके, तो क्लियर हो गया। तो चलिए फिर हम इसी प्रकार से दीर्घ उत्तर टाइप के जो प्रश्न हैं इनको देखिए, खंडसा से पूछे जाने वाले हैं। केवल 2 प्रश्न के उत्तर करने हैं, 5 शब्दों में इन प्रश्न के उत्तर आपको देना पड़ेगा। देखिए प्रश्न क्या है, समंकों का संकलन क्या है, प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए तथा प्राथमिक समंकों के संकलन करने की रीतियाँ बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी परीक्षा में आएगा, ये बात ध्यान रखें, तो इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला नंबर प्रश्न है कि प्रायिकता को परिभाषित कीजिए। प्रायिकता के योगात्मक एवं गुणात्मक प्रमेय जो है इन दोनों की व्याख्या आपको करनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ से बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप प्रायिकता की यहाँ पर परिभाषा देंगे, उसके बाद में प्रायिकता के योगदान मतलब प्रायिकता के जो योगात्मक और गुणात्मक प्रमेय है उसकी व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद में 9वां प्रश्न आपका है, इनमें से 2 प्रश्न ही छांट के करने हैं, 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। 9वां प्रश्न क्या है आपके समझ की, सारणियन का अर्थ क्या है, इसके प्रमुख विधियों की व्याख्या कीजिए। ये आपसे बढ़िया प्रश्न है, सारणियन का अर्थ क्या है, इसके मुख्य विधियों की व्याख्या कीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रश्न है और ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है और ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सारणियन का आपको अर्थ बताना है, परिभाषा बतानी है, उसके बाद में उसकी जो मुख्य विधियाँ उनके बारे में बताना है। अगला प्रश्न है भाई, सह संबंध से आप क्या समझते हैं, यानी क्या आशय है, इसका क्या महत्व, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम से बनेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है आपसे, अगला प्रश्न दिया है कि निम्न आंकड़ों का जो है क्या निकालें, निम्न आंकड़ों का कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए। आकार दिया 7, 4, 8, 4, 9, 4, 10, 4, और उसके बाद में ये सब दिया पॉइंट में, और आकृति 2, 6, 20, 14, 8, 6, 4 दी हुई है। इसके बारे में आपको करना यही सब करना है। तो ये यहाँ पर काल्पनिक विषमता गुणांक आपको निकालना है। कैसे निकालना पड़ेगा, इसको लेकर के बड़ा लंबा सूत्र है, तो उसको बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको बताना चाहें तो यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर समझाने की अगर मैं चेष्टा करूँ तो शायद यहाँ पर आपके समझ में ना आ पाए, लेकिन फिर भी आप देखिए थोड़ा सा बता दें अगर। हालांकि समझ में ना ही आएगा तो इसको ज़्यादा बेटर है कि आप लोग इसको इसके चक्कर में ना ही पढ़ें, नहीं तो बेकार हो जाओगे। मतलब बेकार क्या, आप अगर सवाल अगर आपको आ गया
तो बड़ी अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है, कम समय में आप पूरे के पूरे जो है पेपर को कर पाएँगे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। पूरे के पेपर को आपको जो बहुत जल्दी समय में कर पाएँगे, चूँकि ये प्रश्न आपका एक प्रश्न जो है लगभग आपका 10 मिनट लगेगा क्वेश्चन करने में, बस ज़्यादा नहीं लगेगा, 10 मिनट या 15 मिनट लगेगा और उसमें आप एक प्रश्न कर लोगे और आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर ये समझ 15 नंबर का है तो 15-15 पूरा आपको मिल जाएगा। ओके, सवाल का यही फ़ायदा होता है। लेकिन अब अगर आप लोग अगर सवाल पता तो 1 सवाल या 2 सवाल, एक लघु उत्तरीय में आएगा और एक दीर्घ उत्तरीय में, 2 सवाल आएँगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ज़रूरी नहीं कि वो आपको करना ही पड़ेगा, जैसे कि इसमें 1 सवाल पूछ लिया गया, 4 बाकी के दिए हुए हैं, उन 4 में से भी आपको केवल 2 ही करना है। ऐसा नहीं कि ये सवाल करना अनिवार्य है, नहीं, 2 ही प्रश्न आपको करने हैं, तो चाहे सवाल करो, चाहे ना करो, चाहे आप लिख दो, थ्योरी लिख दो। ओके, इसी प्रकार से लघु उत्तरीय में भी आएगा, अथवा करके दिया होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों की समझ में आ गई होंगी बातें। चलिए फिर मिलते हैं हम, मिलेंगे हम इसके बाद में आगे भी। तो ये सब आपको दिया हुआ है आंकड़ों के लिए। इसमें आपको सिग्मा माने जोड़ होता है, आपको जोड़ना पड़ेगा, हर एक चीज़ को निकालना पड़ेगा। एफ डी एक्स निकालना पड़ेगा, एफ डी स्क्वायर एक्स निकालना पड़ेगा। ओके, आवृत्ति देख करके उसका हम जो है ये निकालेंगे, जोड़ निकालेंगे पूरा का पूरा। फिर उसमें हम जो है प्रमाप विचलन देखेंगे। ठीक है, जो प्रमाप विचलन का सूत्र क्या होता है, प्रमाप विचलन को हम लोग जो स्मॉल सिग्मा होता है, यानी कि ये इससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल सिग्मा। एक मिनट रुकिएगा, ये स्मॉल सिग्मा। ओके, ये होता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, प्रमाप विचलन का सूत्र, बड़ा सा सूत्र क्या होता है, वैसे तो सूत्र सिग्मा जो है एफ डी स्क्वायर एक्स बटे जो है कैपिटल एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बटे एन का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। और ये सभी में क्या लगा हुआ, अंडर लगा दीजिए, ये सूत्र होता है आपका। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।